प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पी.डी. यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सेकंड यानी कि 2021-22 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, क्लास 12 है और इवनिंग शिफ्ट का यह क्वेश्चन पेपर है। तो इसे सोल्व करते हैं। उसके पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन पेपर में ए, बी और सी 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए में 2 अंक वाले 8 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। सेक्शन बी में 4 अंक वाले 3 क्वेश्चन हैं जिनके उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। और सेक्शन सी में 6 अंक वाले 2 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 170 शब्दों में देना है। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 1, सत्ता के नए केंद्र के किन्हीं 4 संगठनों के नाम लिखिए। सत्ता के नए केंद्र के किन्हीं 4 संगठनों के नाम निम्नलिखित हैं: आसियान, यूरोपियन यूनियन, सार्क और ब्रिक्स। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में एक प्रश्न अथवा में भी दिया गया है, इसको भी सोल्व करते हैं। यूरोपीय संघ के गठन के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो यूरोपीय संघ के गठन के 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति, मतलब यूरोपियन यूनियन में जितने देश हैं उन सभी की विदेश नीति और सुरक्षा की नीति एक जैसी है। दूसरा है आंतरिक मामलों और न्याय संबंधित मुद्दों पर सहयोग। और तीसरा है एक मुद्रा का चलन। यूरोपियन यूनियन के देशों के मुद्रा का नाम यूरो है और उसका चलन देशों के बीच है। अगला है वीज़ा मुक्त आवागमन, यानी कि यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच आवागमन की सुविधा वीज़ा मुक्त है, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आसियान की स्थापना क्यों की गई थी? आसियान की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए या निम्नलिखित कारणों से की गई थी। तो पहला कारण है सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए। दूसरा कारण है दक्षिण पूर्वी एशिया में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने के लिए। और तीसरा है विश्व के देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने एवं कानून का शासन स्थापित करने के लिए। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए आसियान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, WSF का पूर्ण लिखिए। इसके तहत कौन कौन से कार्य होते हैं? WSF का मतलब होता है वर्ल्ड सोशल फोरम, यानी कि विश्व सामाजिक मंच। विश्व सामाजिक मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं जो समाज कल्याण के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। मतलब वर्ल्ड सोशल फोरम यानी कि विश्व सामाजिक मंच के तहत पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य होता है, महिला, युवाओं और मजदूरों के हितों के लिए कार्य होता है, यानी कि इनके कल्याण के लिए कार्य होता है, समाज के कल्याण के लिए भी कार्य होता है। और यह मंच यानी कि विश्व सामाजिक मंच वैश्वीकरण के विरोध में कार्य करता है, वैश्वीकरण को रोकने की कोशिश करता है। इसकी प्रथम बैठक ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे में 25 जनवरी से 30 जनवरी 2001 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, गठबंधन सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बात करते हैं इसकी। बच्चों, गठबंधन सरकार का मतलब एक ऐसी स्थिति जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिलकर या समझौता करके आवश्यक बहुमत की संख्या को पूर्ण करते हैं और सरकार का गठन करते हैं। ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। जैसे यूपीए यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार। ओके। और अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास और गरीबी में कमी। दूसरा है देशों का पूंजीवाद और उदारवाद की तरफ झुकाव। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका में वृद्धि। और चौथा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से लघु एवं घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है। ठीक है।
तो ये आर्थिक प्रभाव हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 देखें, साफ्टा का शाब्दिक अर्थ लिखिए तथा इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो साफ्टा का मतलब होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, स्लैश लगा देंगे एग्रीमेंट, यानी कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। इसके उद्देश्य हैं सार्क सदस्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुल्कों को कम करना, यानी कि सार्क के जो देश हैं उनके बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क को कम करने की बात है। और दूसरा है दक्षिण एशिया के देशों के बीच मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना। हम बच्चों यहाँ सार्क की बात कर रहे हैं, सार्क लिखा हुआ है। तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसमें जो मेंबर्स हैं वे हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, यानी कि APNI अपनी MBBS, ये सार्क के देशों के नाम मैंने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राष्ट्रीय आपातकाल से क्या अभिप्राय है? भारत में 18 माह का राष्ट्रीय आपातकाल कब और किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो जब किसी देश पर बाहरी आक्रमण होने, आंतरिक अशांति या देश की अखंडता एवं सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में 18 महीने का राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था। अभी हमने कहा कि बाहरी आक्रमण, तो जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था तो देश में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई थी, अक्टूबर के महीने में, 26 अक्टूबर 1962 को। उसके बाद बाहरी आक्रमण के नाम पर 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था तो भी आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है उस समय भी यह राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, यानी कि 1962 वाला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, यह 1968 तक चला था। आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ विस्तार कर दिया है। तो 1962 से लेकर 1968 तक था ये पहला वाला, और इसी के बीच एक युद्ध भी हुआ है। और दूसरी बार जो लगा है बाहरी आक्रमण के नाम पे 1971 में, ओके, 1971 में लगा है। और यह बाहरी आक्रमण के नाम पे जो लगा, यह खत्म हुआ ही नहीं था कि 1975 में फिर से आंतरिक अशांति के नाम पे लगा। और दोनों आपातकाल यानी कि बाहरी आक्रमण के नाम पर भी और आंतरिक अशांति के नाम पर भी दोनों समाप्त होते हैं 1977 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नई आर्थिक नीति से क्या अभिप्राय है? तो नई आर्थिक नीति भारत में अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए 1991 में अपनाई गई, जिसके तहत उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। 1991 में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र की कांग्रेस सरकार ने देश में नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे बाद में आने वाले सभी सरकारों ने भी जारी रखा। अब बात करते हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन 9, और यह 4 अंक वाला प्रश्न है और पूछा गया है, क्या वर्तमान में आसियान प्रासंगिक है? स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। लिखेंगे इसके बारे में कि हाँ, वर्तमान में आसियान प्रासंगिक है। आसियान की प्रासंगिकता निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। पहला बिंदु है, आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व के शक्तिशाली देशों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, भारत और चीन जैसे उभरती अर्थव्यवस्था वाले एशियाई देशों के साथ आसियान का व्यापार है। निवेश के मामले में आसियान दुनिया के पसंदीदा क्षेत्रों में से एक है। थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट है, आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत का FTA है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता है।
और अगला पॉइंट है आसियान निवेश और श्रम सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने पर भी ध्यान दिया है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। ओके, एकात्मक मानववाद क्या है? इस विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो एकात्मक मानववाद उस विचारधारा को कहा जाता है जो मनुष्य के मूल्यों और उससे संबंधित विषयों पर ध्यान देता है। ठीक है, इसके केंद्र में व्यक्ति होता है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक गहरा परिवार और परिवार से जुड़ा एक गहरा समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व और उसके बाद अनंत ब्रह्मांड को अपने में समाविष्ट किए हुए है। मतलब आप इसको ऐसे समझें, एक केंद्र है जो व्यक्ति है और इसके बाद परिवार का घेरा है, फिर समाज का घेरा है, फिर राष्ट्र का घेरा है, फिर विश्व का घेरा है और बाद में ब्रह्मांड का घेरा है। ओके, एकात्मक मानववाद का दर्शन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है समग्रता की प्रधानता, दूसरा है धर्म की सर्वोच्चता और तीसरा है समाज की स्वायत्तता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि एक दार्शनिक थे, समाजशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे एवं राजनीतिज्ञ भी थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसका उद्देश्य स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसके विकास के केंद्र में मानव हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है और उस मैप में ABCD डिनोट किए हुए हैं जो 4 नेशन इन 4 कंट्री को डिनोट करते हैं। एक बार आप मैप देख लें, ध्यान से इस मैप को देखें। भारत और आसपास के देश दिखाई दिए हैं, यानी कि इंडिया के आसपास का मतलब क्या, सार्क के नेशन है। दक्षिण एशिया के देशों को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें अगर सार्क कहें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सार्क में एक ऐसा नेशन भी है अफगानिस्तान जो दक्षिण एशिया में नहीं आता, उसको भी दिखाया गया है यहाँ। ठीक है, तो आप देख लें, यह अफगानिस्तान है, यह पाकिस्तान है, इधर नेपाल और यहाँ बांग्लादेश है और ये पूरा एरिया इंडिया का है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें, वह देश जहाँ सार्क का मुख्यालय है। तो सार्क का मुख्यालय आपको मालूम होना चाहिए कि नेपाल के काठमांडू में है। तो ए में क्वेश्चन संख्या 1 है, इसके सामने हम लिखेंगे नेपाल और यहाँ देखते हैं कि जहाँ नेपाल है वहाँ कौन सा अक्षर है, बी है। एक के सामने हमने यहाँ बी लिख दिया और नेपाल लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह देश जहाँ 13वां सार्क शिखर सम्मेलन हुआ। तो 13वां सार्क शिखर सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। तो 2 के सामने तो बांग्लादेश हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर कौन सा ए लिखा हुआ है, तो 2 के सामने ए लिखा और बांग्लादेश लिख दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2005 में किस देश को सार्क में शामिल करने की सहमति बनी। तो अफगानिस्तान को। तो अभी हमने देखा कि मैप में अफगानिस्तान को डी से डिनोट किया गया है, तो आप यहाँ लिखेंगे थर्ड के सामने डी और अफगानिस्तान लिख देंगे। और फोर्थ क्वेश्चन है, 2016 में भारत ने जिस देश के सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो पाकिस्तान में जो सार्क सम्मेलन हुआ था उसका भारत ने पहले बहिष्कार किया था, धीरे धीरे अन्य देशों ने, जैसे कि श्रीलंका ने। तो पाकिस्तान को सी से डिनोट किया गया है, तो फोर्थ के सामने लिखेंगे सी और लिख देंगे पाकिस्तान। तो इस तरह मैप वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखते हैं बच्चों, 11th नंबर क्वेश्चन में भी एक ऐसा प्रश्न है जो केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, यानी कि विजुअली इम्पायर्ड बच्चों के लिए है। तो यह प्रश्न भी हम सोल्व करेंगे। प्रश्न है, कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की थी, सिद्ध कीजिए। पूछा गया है कि कांग्रेस की जो प्रकृति थी, नेचर था, एक सामाजिक और विचारधारा के लेवल पर गठबंधन की तरह था। कैसे, है ना, बात करते हैं इसकी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल ना होकर राष्ट्रीय आंदोलन के मंच के रूप में कार्य कर रही थी, जिसमें अंग्रेजी पढ़े लिखे उच्च वर्गीय लोग थे और उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे। शहरी गरीबों का बोलबाला था, परंतु
पार्टी ने धीरे धीरे अपना सामाजिक आधार बढ़ाना शुरू किया और आज़ादी के समय तक इस पार्टी में समाज के सभी वर्गों, जातियों, धर्मों यानी ग्रामीण, शहरवासियों, किसानों, उद्योगपतियों, मजदूरों तथा भूमिपतियों के प्रतिनिधि शामिल हो गए। इस तरह इस पार्टी की पहचान एक सामाजिक गठबंधन के रूप में हो गई। इसके अतिरिक्त इस पार्टी में अनेक विचारधारा के लोग शामिल थे, जैसे कि नरमपंथी, गरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, क्रांतिकारी और शांतिवादी जैसे विचारधारा के लोग थे। इनमें से कुछ समूहों ने अपने आप को कांग्रेस के साथ मिला लिया, यानी कि विचारधारा के लेवल पर कांग्रेस के साथ ये लोग मिल गए, जबकि कुछ लोगों की विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाई। वे लोग भी इस पार्टी के अंदर ही रहे, पार्टी छोड़कर नहीं गए। इस प्रकार यह कहा गया कि इस पार्टी में अनेक विचारधारा के लोग थे। ओके, जिनका विचारधारा कांग्रेस से मिला वो कांग्रेस में रहे ही रहे, लेकिन जिनके विचार इनसे नहीं मिले या कम मिले वे लोग भी इस पार्टी के साथ ही बने रहे। इस प्रकार कहा गया कि यह पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की प्रकृति एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में थी। बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि सेक्शन सी, 6 अंक वाले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस यानी कि सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो देखते हैं इसके बारे में। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने के लिए सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, ढाका में की गई थी। ठीक है, सार्क के सम्मेलनों में आर्थिक सहयोग पर बहुत से समझौते हुए हैं, जिनमें प्रमुख है जनवरी 2004 में आयोजित 12वां शिखर सम्मेलन, जिसमें ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता यानी कि साफ्टा पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुक्त व्यापार से संबंधित रुकावटों को समाप्त किया गया यानी कि दूर किया गया। व्यापार तथा प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने के प्रयास करते हुए आर्थिक उदारीकरण की व्यवस्था स्थापित की गई। सार्क के छोटे देशों को आशंका है कि भारत साफ्टा के जरिए उनके बाजार में सेंध मार सकता है, जबकि भारत का कहना है कि साफ्टा के जरिए इस क्षेत्र के हर देश को लाभ होगा। भारत ने भूटान, नेपाल, श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया हुआ है। इस प्रकार सार्क की भूमिका दक्षिण एशियाई देशों के आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण है। सार्क देशों ने, जिसमें पाकिस्तान नहीं है, यानी पाकिस्तान को छोड़कर, अभी सुन लें इसे, सार्क देशों ने बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, बिम्स्टेक का गठन करके बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का उपक्रम बनाया है, जिसके माध्यम से व्यापार और निवेश बढ़ा है। अब बात करते हैं सार्क की सीमाएं, लिमिटेशंस। भारत पाकिस्तान के बीच कटु संबंधों के चलते सार्क की सफलता में रुकावट आई है। सार्क के सदस्य देश भारत जैसे बड़े देश पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति और अस्थिरता है, जो सार्क के मार्ग में रुकावट बनती हैं। इन देशों में बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी और भूखमरी पाई जाती है, जो कि सार्क की सफलता में चुनौती पैदा करते हैं। अब कुछ सुझावों की बात कर लेते हैं। सार्क ने अपने प्रयासों के माध्यम से दक्षिण एशिया में व्यापार और आर्थिक सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। मतलब सार्क ने अपने प्रयासों के माध्यम से दक्षिण एशिया में व्यापार और आर्थिक सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसको आप, हाँ जी। और पॉइंट नंबर 2 है, सार्क को दक्षिण एशिया की बेहतरी के लिए, यानी कि दक्षिण एशिया में और अच्छा करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है, ताकि यह संगठन विश्व के अन्य संगठनों की तरह शक्ति के केंद्र के रूप में काम कर सके। जैसे कि यूरोपियन यूनियन एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है। भारत और पाकिस्तान को अपने मनमुटाव को दूर करके आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय
बातचीत के द्वारा, वार्ता के द्वारा अपने मनमुटावों को दूर करना चाहिए, जैसे कि आसियान के देश करते हैं। और अपने संबंधों को सार्क सम्मेलनों से दूर रखें। और सार्क के जो देश हैं, छोटे देश हैं, इनको भारत पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका में उनके साथ पेश आता है, समय समय पर उनको हेल्प भी करता है। अब बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन अथवा में है, सार्क के सदस्य देश मालदीव के विषय में आप क्या जानते हैं? भारत मालदीव के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। बात करते हैं इसकी। मालदीव एक द्वीपीय देश है, सार्क का सदस्य भी है और भारत का पड़ोसी देश है। 1968 तक यह देश एक सल्तनत हुआ करता था। इसके बाद यह गणतंत्र राष्ट्र बना और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया। जून 2005 में मालदीव ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। एमडीपी यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व रखती है। अब बात करते हैं भारत मालदीव संबंधों के बारे में। भारत मालदीव संबंध सहयोगपूर्ण रहे हैं। पहला है रक्षा एवं सैन्य संबंध, इसको आप यहाँ टिक लगा लें। नवंबर 1988 में मालदीव में जब भाड़े के हथियारबंद तमिल सैनिकों द्वारा हमला करके राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश की गई, तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत उन्हें हेल्प किया और अपने सैनिकों को भेजकर वहाँ के राष्ट्रपति को बचाया और उनकी सरकार को पुनः बहाल किया। भारत और मालदीव ने 2020 में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। भारत और मालदीव एक सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, आपदा में सहायता। वर्ष 2004 में सुनामी और 2014 में पेयजल संकट के समय भारत ने मालदीव में राहत और सहायता पहुंचाई। 2007 में मालदीव में ज्वारीय घटनाएं बढ़ने के बाद भारत ने आर्थिक मदद किया। कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत ने मिशन सागर अभियान के तहत मालदीव को महत्वपूर्ण वस्तुओं एवं चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की। थर्ड पॉइंट है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में संबंध। मालदीव के छात्र भारत के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और भारत द्वारा विस्तारित उदार वीजा मुक्त व्यवस्था का लाभ लेते हुए मालदीव के मरीज उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं। भारत ने मालदीव को कोविड-19 की वैक्सीन भी मुहैया कराया है। अब बात करते हैं आर्थिक संबंध की। भारत ने, यहाँ ने कर लें, भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी सहायता की है। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वर्तमान में भारतीयों के लिए मालदीव एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां कुछ भारतीय रोजगार के लिए भी जाते हैं। वर्तमान में भारत ने मालदीव को $100 मिलियन की स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा यानी कि SCF प्रदान की है। अगला पॉइंट है व्यापारिक संबंध। भारत और मालदीव के बीच 1981 में व्यापार समझौता हुआ था। वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7 अरब रुपये से अधिक का हो गया है। और एक और पॉइंट है सांस्कृतिक संबंध। तो जुलाई 2011 में मालदीव की राजधानी माले में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है, जहां योग, शास्त्रीय संगीत और नृत्य की शिक्षा दी जाती है। वर्तमान में मालदीव में लगभग 26,000 भारतीय रह रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
पूछा हुआ है गठबंधन सरकारों के उदय के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो गठबंधन सरकारों के उदय के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना। 1980 के दशक के अंतिम वर्ष यानी कि 1989, ओके। तो 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं में आपसी फूट के कारण राष्ट्रीय दलों की स्थिति कमजोर हो गई। फलस्वरूप 1989 के चुनाव में, यानी आम चुनाव में या आम चुनाव के बाद कहें, राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन सरकार बनी। उसके बाद से अगले 20 वर्षों तक अर्थात 2009 तक किसी भी राष्ट्रीय दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पुनः चुनाव से बचने के लिए एवं सरकार बनाने के लिए बड़ी पार्टियां यानी कि अधिक सीटों वाले दलों ने छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का सहारा लेकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमत होकर सरकार का गठन किया। इस प्रकार गठबंधन की सरकारों का दौर चल पड़ा, जैसे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार यानी कि नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट 1989, राष्ट्रीय मोर्चा जिसको वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ने समर्थन दिया हुआ था। अगला है संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए जो 1998 में बनी, फिर 1999 में, 2014 में और 2019, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए 2004 और 2009। ये थे गठबंधन की सरकार के एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 2 है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय एवं सरकार के निर्माण में उनकी बढ़ती भूमिका। 1980 के दशक में पिछड़े एवं वंचित वर्ग के लोगों में राजनीतिक जागृति आई और देश में बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दल बने। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रीय दलों ने केंद्रीय स्तर के सरकारों के साथ गठबंधन किया, यानी कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके केंद्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन राजनीतिक दलों का उदय दूसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का परिणाम था। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, अवसरवादी राजनीति का उदय। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव हुए। जाति और संप्रदाय पर आधारित अवसरवादी लोगों ने क्षेत्रीय दलों का गठन किया और क्षेत्रीय दलों ने अवसरवादी राजनीति करना शुरू किया, गठबंधन की सरकारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में एक प्रश्न अथवा वाला है और प्रश्न है सुशासन किसे कहते हैं। भारत की वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वर्णन कीजिए। तो बच्चों, सुशासन का सामान्य अर्थ है बेहतर तरीके से शासन। ठीक है, सुशासन का सामान्य अर्थ क्या होता है? बेहतर तरीके से शासन। ऐसा शासन जो लोक कल्याणकारी हो, जिसमें गुणवत्ता हो और अपने आप में एक अच्छी मूल्यवान व्यवस्था को धारण करता हो, उसे सुशासन कहते हैं। सुशासन शासन से आगे की चीज़ है। इससे शासन के तरीके में और अधिक दक्षता का विकास होता है, जिससे उसकी वैधानिकता और साख में बढ़ोतरी होती है। वर्ष 1990 के पश्चात शासन को समावेशी स्वरूप प्रदान करने के लिए सुशासन की अवधारणा विकसित हुई है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा सुशासन स्थापित करने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ यह सरकार काम कर रही है। वर्तमान केंद्र सरकार सुशासन तथा विकास को जनता के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जो निम्नलिखित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
1 मई 2016। इसके तहत गरीब परिवार की महिलाओं को रियायती दामों में LPG कनेक्शन दिए जाते हैं, यानी कि घरेलू गैस के कनेक्शन दिए जाते हैं। ओके। अगला है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। इसके तहत खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है जन धन योजना 2014। इसके तहत जीरो बैंक बैलेंस के साथ बैंक में खाता खोलने का प्रावधान है। और अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवंबर 2014। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने पर किसानों को राहत दी जाती है। और अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। इसके तहत बालिका शिक्षा सुनिश्चित किया गया है और उन्हें शोषण से बचाने की बात कही गई है। और नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018। इसके तहत BPL कार्ड धारकों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार की विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण परिवारों के लिए, खासकर महिलाओं और वंचित वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। प्यारे बच्चों, हमने इस प्रश्न पत्र को सोल्व कर लिया है। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।